नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओबीजी क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो बच्चे अभी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करिए, लाइक करिए, और आप लोग जो भी इस क्वेश्चन में आपको समझ में ना आए, जो भी क्लास आप देखते हो उसमें से आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि हमको पता चल सके कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास जो भी लें उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके जिस बेस में आप पढ़ना चाहोगे उस बेस में हम आपको इसको पूरा क्लियर आउट करवाएंगे। देखिए, हम थ्योरी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो बच्चे अभी एमसीक्यू अभी सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू नए एमसीक्यू निकल के आते हैं, तो जब थ्योरी आपकी क्लियर रहेगी और ओबीजी की जैसे आपके सारे सब्जेक्ट इसमें क्लियर करवाए जाएंगे। आपको बस ये है कि कंटिन्यू क्लास में बने रहना है। आप लोग डेली क्लास वॉच करिए, देखिए, और उसमें से आप क्वेश्चन समझिए कि क्या क्वेश्चन बीच से निकल के आता है आपका। क्योंकि जो भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे आप और भी चैनल में जाइए, जो कि शॉर्ट्स वीडियो भी कुछ रखे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बीच से आते हैं जो कि अभी तक किसी भी पेपर्स में नहीं आए हुए हैं। वो क्वेश्चन भी हम आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी रख रहे हैं, तो बच्चे वो क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हो, देख सकते हो। नए क्वेश्चन जो अभी तक आपने किसी भी एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है यूनिट 6 से लिया गया है, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल नियोनेट। जो बेबी नॉर्मली होता है, जैसे कि अगर सीजरियन बेबी नहीं हुआ है, नॉर्मल जो बच्चा होता है। अब नॉर्मल बच्चा कौन सा होगा? जैसे जिसका वेट प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है, हेल्दी बेबी हो, तो उसकी असेसमेंट और मैनेजमेंट कैसे करते हैं नॉर्मल नियोनेट का, ठीक है। नियोनेट मतलब नया बच्चा जन्मा। इन्फेंट मतलब क्या होता है? 1 ईयर का बच्चा होता है। और न्यूबॉर्न और नियोनेट क्या होता है आपका? 24 मतलब आप समझिए 28 डेज 1 मंथ का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नियोनेट, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिजियोलॉजिकल चेंजेस मस्ट अवर न्यूबॉर्न एट बर्थ एडॉप्ट एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। अब हमको जब बच्चा बाहर आता है ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं जब बच्चा यूट्राइन लाइफ से बाहर आता है। तो न्यूबॉर्न बेबी का क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, सबसे पहले हमको देखना होगा। तो फिजिकल एडजस्टमेंट मस्ट आफ्टर बर्थ सो ग्रेट जेंटलमैन पेशेंस हैंडलिंग हिम आफ्टर बर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्ट्रेशन आफ्टर बर्थ इन बेबी फंक्शंस आज गिवन बिलो। क्या क्या चेंजेस आते हैं जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा यूट्रस के बाहर आता है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला चेंजेस का जो पॉइंट दिया है इसमें से आप समझिएगा, चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब बच्चा जन्म लेता है एट बर्थ, उसकी रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 40 to 60 पर मिनट, ठीक है। द ब्रीथिंग इज डायफ्रामेटिक, चेस्ट एंड एब्डोमेन राइजिंग फॉलिंग synchronously. There is combination of biochemical changes and other physical stimuli such as cold, gravity, pain, light, noise, etc. which stimulates the neonate take first breath. बच्चा जब मतलब सेल्फ से क्या करता है? जब ब्रीथ करता है, ठीक है, तो या तो बच्चा का जो बच्चे का फिजिकली स्टिमुलाई है, जो शारीरिक मतलब रिस्पॉन्स होता है, बॉडली रिस्पॉन्स होता है बच्चे की, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पेन, या अगर मान लीजिए ज़्यादा नॉइज़ हुआ या लाइट ज़्यादा वहाँ पे है, अगर ऐसा चेंजेस देखने को मिलता है तो बच्चा क्या होगा? ऑटोमेटिक जो उसका बच्चे का जो मतलब बोलना चाहिए कि सेल्फ से जो ब्रीथ लेने की जो प्रोसेस होती है वो अपने आप धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज होती है, स्टिमुलेट होती है, ठीक है। जैसे फिजिकली जैसा स्टिमुलाई होगा, जैसा रिस्पॉन्स होगा अदर फिजिकल स्टिमुलाई, उसको अगर जो भी जैसे ज़्यादा ठंड लगी या तो फिर उसको पेन बहुत हो रहा है या शोर बहुत हो रहा है, तो उस बेस में बच्चा क्या होता है? धीरे धीरे अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम उसका क्या होता है? चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये चेंजेस देखने को मिलता है। अब देखिए, इस पर पूछा गया है कि कैसे रिस्पिरेशन आप उसका इनिशिएट कर सकते हो, बच्चे का रिस्पिरेशन रेट कैसे इनिशिएट होगा। यहाँ पे तो बोला गया है कि बायोकेमिकल चेंजेस भी हो सकता है, जिसमें से बच्चा क्या हो सकता है कि थोड़ा सा उसका ब्रीथ कम हो, फर्स्ट ब्रीथ कम हो जाए, स्टिमुलेट थोड़ा सा ज़्यादा हो। और उसका स्टिमुलेट किस टाइम पर होगा? जब बच्चा रोएगा, ज़्यादा ठंड लगेगी या तो फिर ज़्यादा शोर होगा, वहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग होगी, तो बच्चा वहाँ पे क्या करता है? क्राई करता है, तो उसका ब्रीथिंग प्रोसेस क्या होता है? स्टिमुलेट होता है, ठीक है, सांस लेने की प्रोसेस। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है रिस्पिरेशन इज द इनिशिएट। कैसे रिस्पिरेशन इनिशिएट होता है? बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसका जो सांस लेने की जो दर है वो कैसे इंक्रीज होती है? तो लैक ऑफ इनिशिएटेड कैसे होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड विच स्टिमुलेटेड द रिस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला। देखिए, बच्चे का जब रिस्पिरेशन इनिशिएट किसके थ्रू हो जाएगा? जब ऑक्सीजन उसका कम होगा, हाई लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, तो रिस्पिरेटरी सेंटर के जो
जो मेडुला है वो स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से रिस्पायरेशन रेट कैसे ज़्यादा क्यों इंक्रीज हो जाता है, मतलब बच्चा अधिक ज़्यादा सांस लेने की कोशिश क्यों करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाए ब्लड में और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक रिस्पायरेटरी रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। Second, added by compression of the chest wall during actual birth, impact of cold air in the face। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए जब बच्चा जन्म लेता है, एक्चुअली जब जन्म लेता है तो हो सकता है चेस्ट वॉल में कंप्रेशन ऐड हो, उसके थ्रू भी बच्चा क्या हो सकता है, बच्चे का सांस की जो दर है, रिस्पायरेटरी की जो दर है वो बढ़ जाती है। और इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड एयर इन द, या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ठंड हो, इसकी वजह से भी बच्चे के फेस में ज़्यादा ठंड या कूलिंग हो रही है, वो भी प्रभावित करता है बच्चे का रिस्पायरेशन रेट इनिशिएट होने के लिए। हैंडलिंग ऑफ द बॉडी एंड limbs। तो यूजुअली हेल्दी बेबी क्राइज इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बट इट मोस्ट ब्रीथ इन ऑर्डर टू क्राई विच कॉजेज एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द लंग्स। जो हेल्दी बेबी होता है इमीडिएट जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही क्या होता है, बच्चा रोता है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स और लंग्स क्या होते हैं, धीरे एक्सपैंड आउट होते हैं, फैलते हैं। एक्सपेंशन यानी फैलना, तो इससे क्या होता है, बच्चा क्लियरली सांस लेने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी प्रकार का फ्लूइड या किसी प्रकार का म्यूकस वहाँ पे कोलैप्स नहीं होता है, जिससे बच्चे को कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है सांस लेने में। तो इस तरह से बच्चा प्रॉपर तरीके से क्या करता है, मिडवाइफरी को चाहिए भी उस समय देखना है कि बेबी अच्छे से रो रहा है कि नहीं रो रहा है, क्योंकि लंग्स को प्रॉपर एक्सपैंड आउट करने के लिए, लंग्स को प्रॉपर मतलब लंग्स आपका क्या हो सके, फैल सके। ठीक है, डायलेट हो सके। डायलेट की पोजीशन में तभी आएगा जब बच्चा क्राई करेगा, तो उसके लंग्स क्या होंगे, एक्सटेंड आउट होंगे। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए अगर लंग्स प्रॉपर तरीके से अगर वर्क करता है तो बच्चा का रिस्पायरेशन रेट क्या होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा। समझ में आया। तो पहला तो उसमें पूछा गया है चेंजेस इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब इसके बाद बच्चे का दूसरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बताया जा रहा है। क्या चेंजेस बच्चे का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का देखने को मिलता है, तो ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द फीटस ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ आफ्टर बर्थ इज सेवरल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वैसे क्योंकि सभी को मालूम है जब बच्चा यूट्रस में होता है तो सारी प्रोसेस जो होती है उसको, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी मतलब जितना भी चीज़ें फुलफिल होती हैं कहाँ से मिलता है, बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन भी हो गया थ्रू द प्लेसेंटा इंट्रायूट्राइन लाइफ में, बर्थ कैनाल के थ्रू क्या होता है, बच्चे का पूरा ब्लड सर्कुलेट होता है। इसके बाद रिस्पायरेटरी फंक्शन एवरेज दिस सर्कुलेशन मेंटेन बाय द प्लेसेंटा, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस आर्टरी, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवैली एंड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, बच्चे का पूरा सर्कुलेशन ब्लड का। आफ्टर बर्थ क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर फोरामेन ओवैली क्या होता है, क्लोज हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके बाद प्रेशर के थ्रू, ड्यू टू प्रेशर के थ्रू क्या होता है, फोरामेन ओवैली क्लोज होगा, एक्स्ट्रा ब्लड वेसल से इंक्रीज हो जाएगा और प्लेसेंटा सेपरेट एक्सपेल फ्रॉम द यूट्रस। प्लेसेंटा जो सेपरेट होता है यूट्रस में एक्सपेल्ड आउट हो जाता है राइट साइड ऑफ द इट्स हार्ट, रिसीव इम्प्योर ब्लड एंड जैसा ही सर्कुलेशन एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ का होता है उसी प्रकार बच्चे में भी सर्कुलेशन ब्लड का स्टार्ट हो जाता है। राइट साइड का जो हार्ट होता है वो रिसीव करता है इम्प्योर ब्लड को, लेफ्ट साइड रिसीव करता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्योर ब्लड को एंड फ्रॉम द हार्ट, और आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू क्या होता है, ऑल ओवर बॉडी में आपका सर्कुलेट होता है ब्लड। तो इस तरह से क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस इसलिए होता है क्योंकि आपको जानना है कि जब बच्चा यूट्रस में होता है तो सारी प्रोसेस किसके थ्रू होती है, प्लेसेंटा के थ्रू, और जैसे ही बच्चा बाहर आता है वैसे प्लेसेंटा का वर्क वहाँ पे क्या होता है, एंड हो जाता है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गैस्ट्रो जीआई सिस्टम में क्या देखने को चेंजेस मिलते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी हैज टू सक, स्वालो, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड, कोलेस्ट्रम, मिल्क, लिक्विड डाइट एंड देन आपको सभी को मालूम है जैसा बच्चा जन्म लेता है बच्चा मिल्क को सक करता है, स्वालो करता है, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता है फूड को। आपको मालूम है कि फर्स्ट मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रम, येलो कलर का जो फूड थिक फ्लूइड होता है जो मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है, उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं जो बच्चे के रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज करते हैं और बच्चे को हेल्दी और मैक्श्योर करते हैं। 1 आवर ऑफ द बर्थ, 1 घंटे के बाद ही, हाफ एन आवर या 1 घंटे के अंदर ही क्या करना है, बच्चे को मिल्क पिलाना है। और मिकोनियम कंटेनिंग बाइल, म्यूकस, फैटी एसिड, एपिथेलियल सेल्स पास्ट 2 to 3 days। बच्चा क्या करता है, जैसे ही मिल्क फीड करता है उसके बाद बच्चा फर्स्ट जो मतलब स्टूल पास करता है बच्चा, उसको हम मिकोनियम बोलते हैं, जो ग्रीनिश कलर का होता है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस होता है, फैटी एसिड होता है, एपिथेलियल सेल्स पास्ट फॉर द 2 to 3 days। आपको इसका कॉम्बिनेशन जरूर याद करके रखना है कि इसमें क्या क्या कंटेन होता है, बाइल, म्यूकस, फैटी एसिड, एपिथेलियल सेल्स। 2 to 3 days में क्या करता है, बच्चा स्टूल पास करता है। ब्रेस्ट फीड बेबी इज लूज ब्राइट रेड, जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करने लगता है तो उसके बाद बच्चा ब्राइट येलोइश कलर का क्या करता है, स्टूल पास करता है। अदर हैंड स्टूल ऑफ द बॉटल फीड बेबी इज पेलर, सेमी फॉर्म्ड एंड हैव शार्प स्मेल ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज। कार्डियक स्फिंक्चर बेबी इज वीक विच में लीड टू रिगर्जिटेशन, बेबी का जो कार्डियक स्फिंक्चर होता है वो थोड़ा सा वीक होता है तो रिगर्जिटेट होने का भी उसमें थोड़ा सिम्टम देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलता है
मिलता है, जॉइंडिस हो सकता है, बच्चे में प्रेजेंट हो सकता है, लो प्रोडक्शन ऑफ ग्लैनोसाइट ट्रांसफरेंस एंजाइम जो होता है आरबीसी में जो ब्रेकडाउन होता है उसका प्रोडक्शन क्या होता है, अगर लो होता है तो हो सकता है बच्चे के अंदर जॉइंडिस जैसा बीमारी देखने को मिले या डिसीज देखने को मिले। तो ये चेंजेस जीआई सिस्टम में देखने को बच्चे का मिलता है, जैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद ये चेंजेस देखने को वहाँ पे मिल सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। कैसे बच्चे का जो बॉडी का शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कैसे चेंज होता है आपको देखना है। तो हीट रेगुलेशन इन द बॉडी इज अनस्टेबल बिकॉज हीट प्रोडक्शन इज पुअर ड्यू टू लो मेटाबॉलिक रेट। बच्चे का जो बॉडी हीट रेगुलेट करता है अनस्टेबल होता है उस समय पे, और हीट प्रोडक्शन काफ़ी पुअर होता है बच्चे का, लो मेटाबॉलिक रेट होता है बच्चे का उस कंडीशन पे, ठीक है। तो उसका अगर मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर भी कम होगा। इमैच्योरिटी हाइपोथैलेमस एट बर्थ, अगर बच्चा मान लीजिए इमैच्योर है, ठीक है, हाइपोथैलेमस एट बर्थ नियोनेट इनसफिशिएंट मेंटेन थर्मो रेगुलेशन, क्योंकि सभी को मालूम है कि टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने का जो सेंटर होता है, टेम्परेचर हो गया, थर्स्ट हो गया, या अगर किसी को हंग्री है, भूख अगर लगती है, तो ये सारी चीज़ों का जो रेगुलेशन है जो मेंटेन करने का है, तो वो कौन करता है आपका हाइपोथैलेमस करता है। ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन निकलता है कि सेंटर ऑफ द थर्स्ट हंग्री मतलब अगर किसी को भूख लगती है, प्यास लगती है, सब कुछ का जो सेंटर है वो क्या है आपका हाइपोथैलेमस। इस आंसर को आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सा वीक होती हैं बच्चे की। और नियोनेट ड्रेस्ड प्रॉपर्ली इन एनवायरनमेंट सो नॉट बी कोल्ड सो दैट द बेबी कैन मेंटेन टेम्परेचर 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। बेबी का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। नियोनेट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट बोथ जनरल ब्राउन फैट मेटाबॉलिज्म। न्यूनेट, ताकि जैसे ही बेबी का अगर टेम्परेचर मान लीजिए अगर 36 to 37 अगर टेम्परेचर मेंटेन है तो फिर न्यूनेट जो बच्चा होता है वो प्रोड्यूस करता है हीट को, और जनरल ब्राउन फैट मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है बच्चे में कंटिन्यू बनी रहती है। अगर टेम्परेचर इतना मेंटेन है बॉडी का बच्चे का तो उसका जो मेटाबॉलिक रेट है, जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो मेंटेन रहता है। ध्यान रखना है आपको। तो बच्चे का जो आपको सभी को मालूम है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है हीट प्रोड्यूस करने में थोड़ा बच्चा कम वीक होता है, उस कंडीशन पे हमको रूम का टेम्परेचर या बच्चा जिस एरिया पे रहता है तो उसका टेम्परेचर हमको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, जिससे बच्चे के बॉडी में कोई अफेक्ट ना हो और बच्चे का इंटरनल ऑर्गन कोई भी प्रभावित इससे ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलो, क्योंकि सब आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही बच्चा जब यूट्रस के अंदर होता है तो बच्चा माँ के यूट्रस के अंदर अगर है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे उसका मेंटेन होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है तो बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे का थोड़ा सा चेंज होता है, तो बॉडी पे ही अफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी वहाँ पे बच्चे को देखने को मिलता है। तो जिस तरह से जिस कंडीशन पे बच्चा रहता है उस कंडीशन पे हमको क्या करना है, उतने नॉर्मल टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में भी बच्चे को देना चाहिए। इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, द बोन्स आर नॉट कंप्लीटली ओसिफाइड, मसल्स आर कंप्लीट एट बर्थ, skull bone are also not ossified completely, mainly for the growth of the brain and helping in the molding during labor. The neonate having two fontanelle, anterior and posterior fontanelle, जो कि आपको सभी को मालूम है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो कब क्लोज होता है, तो आपको सभी को मालूम है 18 मंथ ऑफ एज में एंटीरियर फॉन्टेनल होता है आपका, और 6 to 8 वीक में 18 मंथ में आपका एंटीरियर फॉन्टेनल, और पोस्टीरियर कितने मंथ में होता है आपका 1.5 मंथ आप बोल सकते हो, या तो फिर आप बोल सकते हो 6 to 8 वीक। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो बच्चे का स्कल्स होता है, सभी को मालूम है बच्चे का स्कल जो होता है, जो सूचर्स होते हैं, फ्रंटल हो गया आपका, ठीक है, पैराइटल हो गया, कोरोनल सूचर्स हो गया, ऑक्सीपिटल सूचर हो गया, तो आपका जो सामने जो ब्रैग्मा बनाता है, ब्रैग्मा और लैम्डा, तो ब्रैग्मा जो बनता है एंटीरियर फॉन्टेनल होता है, लैम्डा जो होता है वो क्या होता है आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है। और बोला जा रहा है ओसिफाइड, हम बोलते हैं ओसिफाइड मतलब एक बोन का दूसरे बोन में मिल जाना, जुड़ जाना, फ्यूज हो जाना, तो ओसिफाइड नहीं होता है कंप्लीटली। ये लिखा हुआ है कि बोन प्रॉपर तरीके से ओसिफाइड नहीं होता, जुड़ नहीं पाते हैं। जैसे जब बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा उस तरह से मोल्ड हो जाता है, उसका जो सिर है, उसका जो हेड है उसी तरह से मोल्ड होगा, जैसे कि जैसा इंट्रायूट्राइन लाइफ है मदर के, मतलब जिस तरह से स्ट्रक्चर है मदर का, तो जब बच्चा जन्म लेता है मान लीजिए उसको जगह कम मिलती है डिलीवर्ड होने के लिए, तो उसी तरह का बच्चे का हेड भी कैसा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी बच्चे की जो बोन्स है वो काफ़ी फिक्स नहीं है, वो कैसी है अभी ओसिफाइड है, तो उस तरह से उसका फॉन्टेनल भी कैसा हो जाएगा, मोल्ड हो जाएगा। और जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है धीरे धीरे 80 मंथ में क्या होता है
उसका फर्स्ट एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज हो जाता है और 6 to 8 वीक में क्या होता है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्लोज हो जाता है। तो ये चेंजेस आपका मस्कुलर सिस्टम में देखने को मिलता है। रीनल सिस्टम में क्या देखने को मिलता है, देखिए ये सारे सिस्टम में आपको देखना होगा, पढ़ना होगा कि क्या क्या चेंजेस बच्चा जब जन्म ले लेता है तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो देखिए मदर के प्लेसेंटा से बच्चा प्राप्त करता है, लेकिन जैसे ही जन्म ले लेता है तो बच्चे की खुद की बॉडी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है। किडनी ऑफ न्यूनेट आर नॉट एडिक्वेटली रूप से मैच्योर नहीं होती है बच्चे की। रीनल मतलब होता है किडनी, रीनल का मतलब होता है दूसरा नाम किडनी, और किडनी बीन शेप में होती है, सभी को मालूम है। जीएफआर रेट जो होता है बच्चे का वो कम होता है। जीएफआर मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। बच्चे किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जीएफआर होता है। ग्लोमेरुलेट्स जो वहाँ पे जो कैप्सूल की तरह जो ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यूरिन के फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो काफ़ी लो होता है। ट्यूब जो ग्लोमेरुलस ट्यूब होते हैं वो रिजॉर्प्शन कैपेबिलिटी उसकी वीक होती है, और ब्लैडर कैन बी पाल्पेटेड एब्डोमिनली। पेल्विस ऑफ द बेबी is small. The urine of the baby straw color, dilute and odorless and pass by the 24 hours birth. कभी कभी बच्चा क्या होता है कि जैसे जन्म लेता है यूरिन पास करता है, बेबी का जो यूरिन का है स्ट्रॉ कलर होता है, डाइल्यूट ऑर्डरलेस कलर होता है, उसका पास करता है। फर्स्ट टाइम बच्चा यूरिन का पास करता है बर्थ के विदिन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के बाद भी कभी कभी किसी बच्चे को यूरिन पास होता है। देन इसके बाद इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम हम देखेंगे, हमारा 7 पॉइंट है। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में सबसे पहले द मेनली 3 मेन इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं, IgA, IgG, IgM। आपको गेम ध्यान रखना है, अगर आपको नाम याद रखना है तो आप ध्यान रखिएगा गेम से याद रहेगा IgA, ठीक है। तो IgG, IgA, IgM जो मेनली जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, इसमें पूछा जा रहा है जो IgE इज स्मॉल एंड कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड गिव्स इम्यूनिटी सर्टेन वायरल इन्फेक्शन इन द न्यूनेट। IgE जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है स्मॉल रूप से क्रॉस करता है प्लेसेंटल बैरियर के रूप में काम करता है आपका IgE, जो कि बच्चे के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने का काम करता है कौन, IgE। इसके बाद हमारा जो आपका IgA और IgM है, नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, यह प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। कौन, IgM, ये किसी भी प्लेसेंटल बैरियर की तरह काम नहीं करता है। न्यूबॉर्न इज प्रोन टू इन्फेक्शन। पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय द ब्रेस्ट मिल्क स्पेशली कोलेस्ट्रम। आपको ध्यान रखना है आपका जो IgG, IgM और यहाँ पे आपका जो IgA होता है, स्पेशली रूप से जो इम्यूनोग्लोबुलिन बताया गया, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, देखिए सबसे पहले तो ये तीनों इम्यूनोग्लोबुलिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं। और IgA जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेसेंटल मतलब क्रॉस करने वाला है, जो क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, ठीक है, प्लेसेंटल बैरियर की तरह काम करता है कौन, IgE, स्मॉल रूप से काम करता है, कैन क्रॉस करता है प्लेसेंटल बैरियर में, गिव इम्यूनिटी टू वायरल इन्फेक्शन यूनिट। और IgE काम क्या करता है कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रकार का अगर बच्चे को इन्फेक्शन होता है उसको रोकने का भी काम कौन करता है, आपका IgE करता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे IgA और IgM। तो IgM और IgA क्रॉस नहीं करते हैं प्लेसेंटा को, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपका मदर का जो मिल्क होता है फर्स्ट में, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, पीला गाढ़ा मिल्क जो निकलता है बच्चे मदर का फर्स्ट टाइम पे डिलीवरी के बाद, वो क्या होता है, उसमें सबसे ज़्यादा IgA, IgM इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, जो बच्चे के रेजिस्टेंट पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। देन इसके बाद हम देखेंगे क्या चेंजेस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द बोथ द ओवरीज ऑफ फीमेल primordial follicles are present in male. There is no spermatogenesis till the puberty. After the birth there is the withdrawal of maternal hormones which can result in breast engorgement of secretion of milk, both male and female. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए तो जो दोनों ओवरीज होती हैं फीमेल्स की, प्रीमोडियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल देयर इज नो स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में क्या होता है, किसी प्रकार का स्पर्मेटोजेनेसिस या प्यूबर्टी देखने को वहाँ पे नहीं मिलती है। आफ्टर बर्थ क्या होता है, विथड्रॉ, मैटरनल हार्मोन से क्या होते हैं, धीरे धीरे वो विथड्रॉ हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं बच्चे। तो ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट एंड सीक्रेट होता है मिल्क, बच्चे के जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इनगॉर्ज होते हैं, और उससे ब्रेस्ट में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्यूडो मैस्ट्रुएशन में अकर इन द गर्ल्स, और गर्ल्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडो मैस्ट्रुएशन अकर होता है, ठीक है। और जो ब्रेस्ट होता है बच्चे का, मेल और फीमेल्स का, उसमें इनगॉर्जमेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है मिल्क, उसका सिक्रेशन होता है। तो उसको कई मतलब घरों में आपने देखा होगा कि मिल्क का सिक्रेशन करके उसको ब्रेस्ट से आउट करते हैं, क्योंकि वो
बच्चे को पेन करता है, इस कंडीशन पे क्या करते हैं, इन्फेक्शन भी होने के चांसेस रहते हैं अगर उसमें फ्लूइड या मिल्क का कलेक्शन अगर है तो बर्थ के बाद। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलता है कि अगर मेल और फीमेल है तो जो ब्रेस्ट रहेंगे वो इंगोर्जमेंट रहते हैं, मिल्क सेक्रेशन होता है, और फीमेल्स में स्पेसिफिक रूप से स्यूडो मेंस्ट्रुएशन अकर होता है गर्ल्स बेबीज में। ठीक है, आफ्टर बर्थ की बात बताई जा रही है इसमें, क्योंकि मैटरनल हार्मोन से क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं तुरंत वहाँ पे बर्थ के बाद वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हम देखेंगे लाइक अदर सिस्टम नर्वस सिस्टम इज आल्सो नोन एज फुली मैच्योर ऑफ द बर्थ। द ब्रेन ग्रो रैपिडली आफ्टर बर्थ इफ द ब्रेन इज नॉट डेवलप प्रॉपर्ली एंड रिमेन्स इमैच्योर। द अकर्स टेम्परेचर इंस्टेबली एंड coordinated muscles movement in the baby. The following reflexes are found in the baby. नर्वस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो बेबी का होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है फुली मैच्योर होता है आफ्टर बर्थ, और ब्रेन रैपिडली आफ्टर बर्थ क्या होता है, डेवलप होता है। ब्रेन अगर डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं है मतलब ब्रेन क्या है, इमैच्योर है। टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, अनकोऑर्डिनेटेड मसल्स मूवमेंट इन द बेबी, reflexes found in the baby and blink reflex, corneal reflex, rooting reflex, palmar grass reflex, traction reflex, tonic neck reflex, moro reflex, stepping reflex। ये रिफ्लेक्स से आपका बच्चा जैसे जन्म लेता है, ये रिफ्लेक्स एज के अकॉर्डिंग जैसे बच्चा मतलब 1 मंथ का हुआ, 2-3 मंथ का, तो ये सारे धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मोनो रिफ्लेक्स हो गया, ये 6 मंथ है, 6 to 8 मंथ में क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, बच्चे में प्रेजेंट होता है। जैसे कि बच्चे को मान लो अगर थोड़ी ऊंचाई से थोड़ा सा उठा करो तो मोनो रिफ्लेक्स मतलब अपने हाथ पैर को क्या करता है, उसके लिम्स जो होते हैं फैलते हैं। ठीक है, थोड़ा बच्चा डरा हुआ रहता है तो वो क्या कहलाता है, आपका मोनो रिफ्लेक्स। तो इस तरह से रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया, पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स हो गया, जैसे बच्चे के ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिम्स वगैरह में अगर टच करते हैं तो बच्चा जिस तरह से जिधर हम खड़े रहेंगे उधर रूट करेगा, मतलब फोल्ड करेगा अपने हेड को। तो इस तरह से रिफ्लेक्स से उसके नर्वस सिस्टम में जाके बच्चे को तुरंत वहाँ पे ये समझ में आता है कि तुरंत कैसा होगा, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा बच्चा। ठीक है, तो अनकोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट इन, क्योंकि बच्चे का जो मसल्स है प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट अभी नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा कैसे मतलब रिस्पॉन्स देगा, रिफ्लेक्स के थ्रू रिस्पॉन्स देता है। वो नर्वस सिस्टम में उसके चेंजेस, नर्वस सिस्टम में जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचता है तो उस तरह से वो कैसा रिफ्लेक्स के थ्रू अपनी बॉडी का वो प्रेजेंट करेगा, क्योंकि उस समय मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम मसल्स का जो मूवमेंट है बच्चे का क्या होता है, वीक होता है। नेक्स्ट स्पेशल सेंसस बताया जा रहा है बच्चे का क्या क्या देखने को चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्पेशल सेंसस में हम देखेंगे बच्चे का जो आई का कलर होता है वो कैसा होता है, द कलर ऑफ द आई में भी चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। बच्चे का जो आई का कलर होता है, नो टीयरिंग हिज आईज अप टू 46 वीक आफ्टर बर्थ अनलेस दे आर इन्फ्लाम्ड। 4 to 6 वीक आफ्टर बर्थ क्या होता है, बच्चे की आंखें जो होती हैं कैसी होती हैं, स्वेल्ड होती हैं। ठीक है, कोई टीयरिंग प्रेजेंट नहीं होता है। 4 to 6 वीक में बच्चे का जो आइज़ होती है वो कैसी होगी, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, बच्चे की जो आंखें हैं वो कैसी होंगी, स्वेल्ड होंगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये 4 to 6 वीक आफ्टर बर्थ बच्चे की आंखें कैसी होंगी, स्वेल्ड होंगी। ईयर्स कैसा होगा, लाउड नॉइज कॉजेज द बेबी क्राइज और बट द कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट साउंड। अगर ज़्यादा शोर होता है तो बच्चा क्या करता है, रोता है। और टंग का टेस्ट कैसा होगा, हिज टंग एंड लिप्स एंड वेरी सेंसिटिव, प्रीफर स्वीट फूड, मतलब बच्चा ज़्यादा स्वीट फूड को मतलब बोलना चाहिए कि लाइक करेगा। सेंस ऑफ टेस्ट नॉट डेवलप, लेकिन सेंस ऑफ टेस्ट दे प्रीफर स्वीट फूड पर, क्योंकि उस समय पे क्या होता है बच्चे का जो टेस्ट बड होते हैं वो डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादातर प्रीफर करता है स्वीट फूड को। ठीक है, स्किन, बेबी का जो स्किन होता है कैसा होता है, कवर्ड वर्निक्स कैसियोसा। जब बच्चा जन्म लेता है वाइट कलर का आपने देखा होगा, वाइटिस कलर का बच्चे की स्किन में पूरा चिपका हुआ रहता है, उसको हम वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। ठीक है, एट बर्थ। ये लुब्रिकेंट होता है ड्यूरिंग बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, क्योंकि बच्चे को वो हीट से प्रोटेक्ट करता है, उसकी स्किन को हीट से प्रोटेक्ट करता है। बेबी की स्किन वेरी डेलिकेट और इजीली इरिटेबल इरिटेट और एब्रेडेड एंड इन्फेक्टेड रहता है। और लैमिगो आर सीन मोस्टली एट द प्री मैच्योर बेबीज स्किन। लैमिगो अक्सर देखने को मिलता है। लैमिगो मतलब क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर। लैमिगो हम किसको बोलते हैं, जिस बच्चे में थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो किसमें मिलता है, प्री मैच्योर बेबी में। ठीक है, अगर बच्चे में वर्निक्स कैसियोसा थोड़ा सा कम अगर प्रेजेंट है और लैनिगो ज़्यादा प्रेजेंट है मोस्टली, तो बच्चा कैसा होता है, प्री मैच्योर बेबी होता है। ठीक है, क्योंकि समझना चाहिए, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है और बच्चा कैसा होता है, प्री मैच्योर होता है उस कंडीशन पे। तो ये चेंजेस स्किन में देखने को मिलते हैं जब बच्चा जन्म लेता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या रेस्पिरेटरी चेंजेस, क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंजेस आता है, क्या रेस्पिरेटरी, क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आता है। तो ये सारे सिस्टम में आपको अलग अलग चेंजेस और अदर चेंजेस में आपका आई, स्किन, ईयर, टंग, ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चेंजेस इन सर्कुलेटरी सिस्टम आफ्टर बर्थ।
आफ्टर बर्थ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस बच्चे में देखने को मिलता है, तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे। विथ इनिशिएशन ऑफ respiration fetal circulation change the allow the newborn sustain extrauterine existence. This begin within the clamping of the umbilical cord and the first breath taken by the newborn. जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अम्बलाइकल कॉर्ड को जब कट किया जाता है, क्लैम्प किया जाता है, तो न्यूबॉर्न बेबी क्या करता है, फर्स्ट ब्रीथ लेना स्टार्ट कर देता है, खुद से बच्चा सांस लेना स्टार्ट करता है। इसके बाद कोरोन्स आइडेंटिफाई 5 एट्रीब्यूट। आपको ध्यान रखना है कोरोन्स नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने बताया था 5 टाइप्स से एट्रीब्यूट ऑफ फीटल सर्कुलेशन मस्ट बी अल्टर्ड फॉर द इन्फेंट टू मेक द फीटर टू मैच्योर सर्कुलेशन। ठीक है, फीटल का जो सर्कुलेशन होता है, सबसे पहले कोरोन्स ने आइडेंटिफाई किया था 5 एट्रीब्यूट, ऐसा मैटर उन्होंने दिया था। उन्होंने बताया था कि मैच्योर सर्कुलेशन कैसा होता है। सबसे पहले तो क्लोज हो जाता है डक्टस आर्ट। जब ये सारे सिस्टम मतलब क्लोज हो जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से बच्चा सांस लेना खुद से स्टार्ट कर देता है। क्लोज फोरामेन ओवले, डक्टस आर्टियोसिस, डक्टस वेनोसस, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस और इंक्रीज एओर्टिक ब्लड प्रेशर। जब एओर्टिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज जाता है, डक्टस वेनोसस, डक्टस आर्टियोसिस, फोरामेन ओवले क्लोज हो जाते हैं और पल्मोनरी वैस्कुलर डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा खुद से सांस लेना स्टार्ट कर देता है। बच्चे का जो सर्कुलेशन होता है, सांस तो ठीक है, सर्कुलेशन ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जब एओर्टिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो मैच्योर एओर्टिक ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो बच्चा खुद से क्या होता है, बच्चे के अंदर सर्कुलेशन कैसा होगा, मैच्योर हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बच्चा सर्कुलेट ब्लड का सर्कुलेशन बच्चे के अंदर होता है। दीज चेंजेस इनिशिएट नॉर्मली, जो इन्फेंट होते हैं क्लैंपिंग, जैसे ही कॉर्ड का क्लैम्प कर देते हैं, फर्स्ट ब्रीथ बच्चा लेता है। प्लेसेंटा क्योंकि सप्लाई करता है ऑक्सीजन वगैरह, सभी को मालूम है। ठीक है, पेन ब्लड फ्लो एंड कॉजेज चेंजेस इन द ब्लड volume pressure, the onset respiration increase the arterial oxygen pressure. O2 causes vasodilation of the pulmonary arterioles and in abrupt डिक्रीज पल्मोनरी इंक्रीज। एनाटॉमिक जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, देखिए जब बच्चे में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, तो क्या एनाटॉमिकल चेंजेस देखने को मिलता है, तो मच लार्जर अमाउंट ऑफ ब्लड इज द पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। जब बच्चे में लार्ज अमाउंट ब्लड का पंप होता है पल्मोनरी आर्टरीज, राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल, स्मॉल अमाउंट डक्टस आर्टरियोसिस एट्रोफी एंड रोकने का काम करता है। ठीक है, इवेंचुअली नोन एज द लिगामेंटम आर्टियोसम बोलते हैं उस कंडीशन को। बच्चे के अंदर ध्यान रखना है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जब पंप होता है पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा राइट वेंट्रिकल्स में, स्मॉल अमाउंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या करता है, उसको स्मॉल अमाउंट लेता है, क्योंकि इसमें बताया गया कि डक्टस आर्टरियोसिस क्या होगा, जब क्लोज हो जाएगा विद इन उस समय एट्रोफी रहेगा। ठीक है, इवेंचुअली उसको हम बोलते हैं लिगामेंटम। उस कंडीशन को में हम डक्टस आर्टरियोसिस का दूसरा नाम होता है लिगामेंटम आर्टियोसम। ये पूछा जाता है डक्टस आर्टरियोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, तो लिगामेंटम आर्टियोसम। ध्यान रखना, लिगामेंटम आर्टियोसम डक्टस आर्टियोसिस को हम बोलते हैं। देन इसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, ब्लड रिटर्न लंग्स इन लेफ्ट एट्रियम में आता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसे इंक्रीज होगा तो ब्लड कहाँ रिटर्न होगा, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम, फोरामेन ओवले क्लोज होगा। प्लेसेंटा सर्कुलेशन फंक्शन व्हेन द अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प एंड ऑफ द हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज एट्रोफी एंड आर नोन एज द हाइपोगैस्ट्रिक लिगामेंट। जैसे ही बच्चा जब डेलीवर्ड होता है तो उसका क्या होता है, फोरामेन ओवले क्लोज होता है, और अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प जैसे होता है उसका बोला चाहिए कि जो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज का उसका एंडिंग प्रोसेस होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिगामेंटम हाइपोगैस्ट्रिक लिगामेंट्स। ठीक है, डक्टस विनोसस बिकम अक्यूल्ड एंड इज नोन एज द लिगामेंटस विनोसस। आपको ध्यान रखना है कि विनोसस जिसमें रहेगा वो लिगामेंटम विनोसस, आर्टिरियोसिस जो है वो लिगामेंटम आर्टियोसिस, और उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक है तो हाइपोगैस्ट्रिक लिगामेंटम। ठीक है, तो डक्टस विनोसस अक्यूल्ड के किसको हम बोलते हैं, लिगामेंटस विनोसस बोलते हैं। अम्बिलिकल वेन जो होती है, विनोसस यानी वेन, तो अम्बिलिकल वेन जैसे ही कॉर्ड क्लैम्प होता है, ऑब्लिगेट होता है, तो उसको हम लिगामेंटम टियरिस बोलते हैं। और इंटर डिपेंडेंट कार्डियो पल्मोनरी एडॉप्टीज एंड टेक प्लेस एट बर्थ इसेंशियल टू सर्वाइव। जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है, क्योंकि कॉर्ड क्लैम्प क्या होता है, उस समय पे अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया जाता है और बच्चे का जो सर्कुलेशन है वो कार्डियक पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसा हो जाता है, एडॉप्ट कर लेता है बच्चा जन्म लेने के बाद ही, और बच्चा उस तरह से क्या होता है, सर्वाइव। इस तरह से बच्चे के लिए नीडफुल होता है। जो बच्चा इस तरह सर्वाइव नहीं कर पाता तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये नॉर्मल कंडीशन अगर होती है, बच्चा इस कंडीशन में बच्चा क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है, तो उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, एक नॉर्मल फ्लो में मेंटेन हो जाता है उसकी बॉडी में। और जिन बच्चों में ये नहीं होता तो बच्चे फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
चलिए, ये तो हो गया बच्चे में सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे जो डक्टस आर्टियोसिस विनोसस या एओर्टिक वॉल है वो कैसे मैच्योर होते हैं, अगर प्रेशर वर्क करते हैं, इंक्रीज होता है उनमें प्रेशर, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी मेंटेन रहता है बच्चे के अंदर। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज द इन्फेंट लूज हीट थ्रू द बॉडी। कैसे बच्चे के अंदर जो लूज़ हीट है बॉडी के अंदर कैसे हीट लूज़ होती है, तो वो हमको देखना है। एक स्पेसिफिक वे होता है जिससे जो बॉडी से हीट आपका लूज़ होता है, बाहर आता है इन्फेंट के बॉडी से, न्यूनेट की जो बॉडी से जो कैसे हीट बाहर होता है, लूज़ हो जाता है, लॉस हो जाता है, बोलना चाहिए कि लॉस कैसे होता है, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसे लॉस हो जाता है। पहला है तो इवेपोरेशन, स्किन नॉट क्लीन प्रॉपरली रिमेन्स वेट इन द ड्राई रूम एट मेंटेन टेम्परेचर एवॉइड इवेपोरेशन। बच्चे का जो मतलब बॉडी है उसको इवेपोरेट होने से हमको बचाना होता है। इवेपोरेट मतलब वाष्प बनना, पानी टेम्परेचर उसका लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्किन पूरी तरह से क्लीन नहीं करना चाहिए क्योंकि मेंटेन करना है टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से। न्यूबॉर्न बाई कीपिंग ड्राई बाई एडिक्वेटली ड्राइंग विथ टॉवेल, और तुरंत उसको हमको क्या करना है, देखिए ड्राई तो करना है, वेट नहीं रखना है, बेबी को क्लीन प्रॉपरली नहीं करना है, लेकिन बेबी को कैसा भी नहीं रखना है, वेट नहीं रखना है। ड्राई आपको क्या करना है, बच्चे को ड्राई करके रखना है एडिक्वेटली विथ टॉवल के साथ में, और बच्चे को इवेपोरेट होने से क्या करना है, उसको रोकना है। रेडिएशन से भी हो सकता है, बच्चे के अंदर टेम्परेचर लूज होने के चांसेस रहते हैं, लूज होने के चांसेस रहते हैं, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी other cooler object to the surrounding, not direct contact with the body, maintain temperature newborn baby temperature nursery should be maintained, avoid loss of heat by radiation, ठीक है। तो जो रेडिएशन होता है उससे भी हम क्या करते हैं, बच्चे का जो हीट है उसको लॉस होने से हम क्या कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। नर्सरी वगैरह में आपने देखा होगा कि जो आपका रेडिएशन मतलब जो टेम्परेचर मेंटेन करने का आपका जो मशीन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपका, वहाँ पे बच्चे की जो हीट लॉस होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, उससे अवॉइड करते हैं। इसके बाद कंडक्शन, हीट इज़ द लॉस फ्रॉम द बॉडी to other object with the direct contact with the skin, avoid loss of heat newborn babies should not be kept on wet surface, बेबी को वेट सरफेस में नहीं रखना है ताकि कंडक्शन के थ्रू बेबी को हमेशा, और वेट टॉवल के अंदर नहीं रखना है, क्रैडल सीट वेट नहीं रखना है, वेट मैट्रेस में बेबी को नहीं रखना है, ताकि बच्चे की जो बॉडी की हीट है वो लॉस ना हो। कन्वेक्शन, इसके बाद कन्वेक्शन क्या होता है, द हीट इज़ लॉस मूवमेंट ऑफ द कूल एयर पासिंग, जहाँ पे कूल एयर अगर पासिंग होगी तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, बेबी के बॉडी सरफेस से हीट लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो हमको क्या करना है, अवॉइड करना है हीट को लॉस होने से। विंडोज़ होल्स एपरेचर क्लोज करके रखना है उस समय पे, एंट्री ऑफ कूलिंग को प्रिवेंट करके रखना है, और नर्सरी वाले एरिया में क्या करना है, कूल्ड एयर को प्रिवेंट करके रखना है ताकि बच्चे की जो बॉडी से हीट लॉस होती है वो लॉस ना हो। तो 4 कंडीशन होती है, देखिए इवेपोरेशन, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू बच्चे का हीट जो बॉडी की जो हीट है वो कैसे लॉस होती है और उससे हमको कैसे बचाना है, ठीक है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेडिएशन से देखिए ट्रांसफर फॉर्म बताया जा रहा है कि कूलिंग ऑब्जेक्ट में अगर आप रखते हो तो बच्चे को डायरेक्ट कूलिंग ऑब्जेक्ट में नहीं रखना है, मेंटेन करना है। रेडिएशन जो मशीन्स होती है उसके द्वारा बच्चे के अवॉइड करना है लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन। अगर रेडिएशन अगर हो रहा है तो आपको अवॉइड करके रखना है, क्योंकि रेडिएशन से भी क्या होता है, बच्चे की हीट क्या होती है वहाँ पे लॉस हो जाती है, ध्यान रखना है। टेम्परेचर जो मशीन्स आती है वहाँ पे आपको बच्चे को रखना है, क्योंकि देखिए नर्सरी में क्या होता है कि जो रेडिएशन होता है, ठीक है, मेंटेन टू बी अवॉइड लॉस ऑफ हीट, मतलब आपको हीट को लॉस होने से मतलब रोकना है, प्रिवेंट करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 कंडीशन होती हैं जो बच्चे के अंदर इन्फेंट के अंदर हीट को लॉस होने के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक स्पेसिफिक वे होता है जिससे क्या होता है, हीट बच्चे का लॉस हो सकता है, तो उससे हमको कैसे बचाना है ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए धन्यवाद। कल एक नए क्लास के साथ में, एक नए सेशन के साथ में हम फिर से लेके आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओबीजी की अभी और क्लासेस आपकी रखी जाएंगी, और जैसे ही आपका ओबीजी कंप्लीट होता है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे अभी थ्योरी क्वेश्चन समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इसमें बने रहिए, कंटिन्यू इसको वॉच करिए, देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए। और जिसको अभी नए एमसीक्यू क्वेश्चन जानने हैं तो आप अदर वीडियो हमारे उसको देखते रहिए, बने रहिए क्लास में। धन्यवाद।